जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशीष यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर को, जिसमें हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सीधा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में सीधा यहाँ से प्रश्न आएंगे और यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही कभी कभी बहुविकल्पी में एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए, जिसमें एक है हमारा उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है और अवनमन कोण को एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बोला जाता है। तो उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण की जब बात की जाएगी तो उन्नयन कोण जैसे देखिए एक क्षैतिज रेखा है। तो जैसे मान लेते हैं क्षैतिज में हमारी नेत्र से, जैसे ये हमारी नेत्र हो गई, हमारी नेत्र हो गई। तो नेत्र में क्षैतिज से, जैसे हमारी नेत्र क्षैतिज रेखा में है, तो जब भी हमें किसी भी, जैसे मीनार की बात करेगा, पहाड़ की बात करेगा या फिर और किसी की बात, जैसे खंभे की बात करेगा, तो जब उसको देखने के लिए हमें अपनी नेत्र को ऊपर उठाना पड़ेगा, नेत्र को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जब उस कंडीशन पर नेत्र द्वारा कोण बनेगा वो होगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। कि उन्नयन कोण कब होगा? सीधा समझना है आपको कि जब भी कोई वस्तु हमारे आंख से ऊपर होगी, कोई वस्तु हमारे आंख से ऊपर, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार है और ये हमारे भाई मीनार है तो आंख से ऊपर होगी ही। तो इसे देखने के लिए, जैसे ऐसे देखेंगे, अब हम ऐसे जैसे जमीन पर हैं एकदम, तो मीनार को देखने के लिए अपनी आंख को ऐसे ऊपर उठाना पड़ेगा। तो ऊपर जब आंख को उठाएंगे तब उस समय हमारी आंख द्वारा कोण बनेगा उन्नयन कोण, ठीक है। उसी तरह जैसे देखिए, अब मान लेते हैं हम जैसे छत पर चढ़े हुए हैं या फिर किसी पेड़ पर हैं, नीचे कोई कार खड़ी हुई है या फिर कोई भी वस्तु रखी हुई है, जैसे कोई कार खड़ी है या फिर कोई खंभा है। तो जैसे मान लेते हैं हम छत पर हैं, छत पर हैं उस समय, तो छत पर जैसे हैं तो ये हमारी आंख यहां पर होगी भाई, छत छत पर हमारी आंख यहां पे है। तो जब छत से नीचे देखेंगे, जैसे मान लेते हैं इस कार को देखेंगे, कार यहां पर है, तो उस समय देखिएगा जब हम देखेंगे कार को, तो कार को देखने के लिए हमें अपनी आंख को नीचे झुकाना पड़ेगा, नीचे झुकाना पड़ेगा। तो उस समय जब हमारी आंख द्वारा कोण बनेगा वो कोण होगा अवनमन कोण, ठीक है। तो सीधा आपको समझना, अवनमन कोण कब बनेगा? अवनमन कोण कब बनेगा? जब किसी वस्तु को देखने के लिए, जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपनी आंख को नीचे झुकाना पड़ेगा, तो उस समय हमारी आंख द्वारा उस वस्तु के साथ जो कोण बनेगा वो होगा अवनमन कोण। और अवनमन कोण यहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, ये मान लेते हैं थीटा कोण हुआ। तो फिर उसके बाद देखिए यहां से, जैसे ये समांतर रेखा है, यहां से भी देखिए इसको हम इसे क्षैतिज बना देते हैं नीचे ये जमीन पर, तो ये क्षैतिज रेखा हुई। तो देखिए जब भी कभी भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उस तिर्यक रेखा में जो विपरीत कोण बनते हैं, जैसे ये वाला कोण इधर बनेगा और इधर भी ये कोण बनेगा, वो दोनों कोण होते हैं आपस में एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो जितना कोण यहां पर बनेगा उतना कोण यहां पर भी बनेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण। एक बार फिर समझते हैं उन्नयन कोण क्या है। जब भी किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपनी आंख को या फिर सर को ऊपर उठाना पड़ेगा, तो उस समय हमारी आंख द्वारा जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। और अवनमन कोण कब बनेगा? जब भी किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपनी आंख को नीचे करना पड़ेगा, तब आंख द्वारा जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब आगे चलते हैं। आगे जैसे देखिए, तो यहां पर सबसे पहले हमको देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि क्षेत्र कोणमितीय अनुपात होते हैं। क्षेत्र कोणमितीय अनुपात sin थीटा cos थीटा, tan थीटा sec थीटा cosec थीटा और cot थीटा। तो उसमें लंब कर्ण और आधार में संबंध भी होता है। तो यहां पर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जैसे पढ़ेंगे, जैसे मीनार की ऊंचाई होगी, पहाड़ की ऊंचाई
खंभे की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ये सब निकालना होगा तो वहां पर लंब कर्ण आधार की जरूरत पड़ेगी रिलेशन की। तो यहां से सबसे पहले लंब कर्ण और आधार वाला सूत्र थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने त्रिकोणमिति जैसे पढ़ा होगा तो वहां पर यह सूत्र आपको याद भी होगा। जिन लोगों को नहीं याद है ध्यान से देख लीजिए। साइन थीटा बराबर जैसे होता है लंब बटे कर्ण, काश थीटा होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, और tan थीटा होता है लंब बटे में आधार, आधार। और देखिए sin थीटा जैसे हो गया तो अब cosec थीटा देख लेते हैं। cosec थीटा, cosec थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब क्यों होता है, कर्ण बटे में लंब। और cosec थीटा हो गया। अब cosec के बाद हम sec थीटा लिख लेते हैं। sec थीटा होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। और tan हो गया, काट लिखते, काट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे में लंब। ठीक है, देखिए sin थीटा लंब बटे कर्ण, काश थीटा आधार बटे कर्ण, और tan थीटा हो गया हमारा लंब बटे आधार। और cosec थीटा कर्ण बटे लंब, sec थीटा कर्ण बटे आधार, और cot थीटा आधार बटे लंब। यहां से देखिए sin थीटा लंब बटे कर्ण हो रहा है और cosec थीटा कर्ण बटे लंब हो रहा है, क्योंकि देखिए sin का व्युत्क्रम क्या होता है cosec होता है, तो sin का जो सूत्र हो रहा है cosec का उसका उल्टा होगा। जैसे sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हुआ तो cosec का क्या हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। इसीलिए देखिए इसके जस्ट बगल इसको लिखा गया है। cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है तो cos का व्युत्क्रम क्या होता है sec थीटा, तो sec थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। tan थीटा देखिए, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो tan का व्युत्क्रम होता है काट, तो काट थीटा बराबर आधार बटे में लंब। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए जैसे इसको याद करने का और बहुत लोग तरीका लगाते हैं, जैसे हम तो कहेंगे कि इनको तीन को आप याद रख लीजिए, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, ये तीनों आ जाएंगे। कुछ लोग देखिए लाल बटे कक्का से भी याद करते हैं, तो आप लाल बटे कक्का से भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ला का मतलब ये लंब हुआ, लंब देखिए शॉर्टकट लिख रहे हैं आप समझिएगा, और ये ए का मतलब आधार हुआ, इस एल का मतलब भी लंब होगा, ठीक है लंब होगा। अब इस के का मतलब कर्ण होगा, और इस के का मतलब भी कर्ण ही होगा, और इस के का मतलब ए का मतलब आधार होगा, ठीक है। एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे लाल बटे कक्का से आप याद रखें। अब देखिए ऊपर से देखिए हम यहाँ पे साइन लिखेंगे, साइन थीटा, यहाँ पे कास लिखेंगे, कास थीटा हो गया, और यहाँ लिखेंगे tan थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कास थीटा और tan थीटा। अब यहां लिखते हैं कासेक थीटा, कासेक थीटा, और यहां लिख देते हैं सेक थीटा, और यहां लिख देते हैं काट थीटा, ठीक है। तो जैसे देखो आपको लाल बटे कक्का से याद रखना है तो ऐसे करना पड़ेगा। तो जैसे देखो साइन लिखा है यहां पर, काश tan लिखा है, तो जैसे जो ऊपर लिखा हुआ तो जिसके पास जो रहेगा उसका नाम पहले लिखा जाएंगे, और जो उसके नीचे रहेगा उसका नाम बाद में। तो देखो जैसे sin थीटा बराबर यहाँ पर l पहले है, l का मतलब लंब है, और k नीचे है तो कर्ण हो गया, तो sin थीटा का नाम लेंगे sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। उसी तरह देखिए cos थीटा है, तो cos थीटा के लिए क्या लिखेंगे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, क्योंकि देखिए आधार पहले है और k मतलब कर्ण नीचे है, तो आधार बटे कर्ण हो गया। और tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, क्योंकि देखो लंब पहले है और कर्ण आधार नीचे है, तो tan थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। यहां देखिए लंब बटे आधार लिखा है हमने। फिर अब देखिए जैसे कासेक की तरफ आते हैं, तो कासेक के पास में क्या है कर्ण है, और इसके ऊपर क्या है लंब है, तो देखो कासेक के पास में कर्ण है, और इसके दूर कहने का मतलब कि कर्ण के बाद क्या है यहाँ पर लंब है, तो कासेक थीटा बराबर क्या हो गया कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा का कर्ण बटे आधार हुआ, क्योंकि देखो कर्ण इसके पास में है और आधार ऊपर है, तो कर्ण बटे आधार हो गया। फिर यहां देखिए काट थीटा की बात करेंगे, तो काट थीटा के पास में यहां देखिए ए पहले है, इसका मतलब आधार आधार है और ऊपर में लंब है, तो काट थीटा क्या हो गया
आधार बटे लंब, यहां देखते जाइए, काट थीटा आधार बटे लंब हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो आप चाहे ऐसे याद रख लीजिए या फिर इस तरीके से याद रख लीजिए, कुल मिलाकर आपको याद रहना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हम सवाल पर चलते हैं सीधा से। अब देखिए सवाल पर चलने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको हम ये बताते हैं कि जो इसका सवाल है, जो इसका सवाल है, सवाल अगर आप पढ़ लेते हैं, पढ़कर समझ लेते हैं और इसका चित्र सही तरीके से बना लेते हैं तो आप 50% सवाल को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपने चित्र सही तरीके से बना लिया तो आपका सवाल जो है 50% वहीं पर सॉल्व हो गया। तो चित्र जब बनाया जाए तो आपको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, जब सवाल पढ़ेंगे तो आप सीधा सवाल को देखिएगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल कहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो भूमि पर कोई भी अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो भूमि पर कोई भी बिंदु है, मान लेते हैं इधर कोई बिंदु है, या सबसे पहले मीनार बना लेते हैं। जैसे देखिए हम मीनार एक बना लिए, तो यहाँ पे देखिए मीनार बना लिए, ये मीनार हमारी हो गई, हम मान लिए कि ये ए है और ये बी है, तो ए बी हमारी मीनार हो गई। इसकी ऊंचाई को अभी नहीं मान रहे हैं, ए बी हमारी मीनार हो गई। तो मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर कोई बिंदु है, तो मीनार का देखिए ये ऊपर वाला सिरा शीर्ष होगा और नीचे वाला पाद होगा या फिर आधार होगा। तो ये देखो कहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर एक बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। तो 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु बना लेते हैं, इधर बना ले रहे हैं आप, हम आपका मन चाहे तो इधर भी बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां पर बना लेते हैं, ये कितनी दूरी पर है मीनार के पाद बिंदु से, 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहां से यहां तक की दूरी टोटल कितना हो गई, 30 मीटर। इस बिंदु का नाम दे देते हैं सी। तो यहां क्या हो गया हमारा, ए बी हमारी मीनार हो गई, और मीनार के पाद बिंदु ए से सी पर, ए से सी तक की दूरी कितना हो गई, 30 मीटर, क्योंकि ये भूमि पर बिंदु है सी। और भाई मीनार का जो पाद होगा या फिर इसका आधार होगा भूमि पर ही तो रहेगा ना। तो भूमि मीनार के आधार से या मीनार के पाद से बिंदु सी की दूरी कितना है, 30 मीटर है। और सी से मीनार की जो ऊंचा, मीनार का शीर्ष है उसका उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 अंश दिया। देखो मीनार यहां जैसे मान लेते हैं, यहां से देखो मीनार के शिखर को देखने पर हमको अपनी आंख ऊपर करना पड़ेगा कि नहीं, देखिए ऐसे आंख ऊपर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कोण कौन सा बन रहा है, उन्नयन कोण, और कितना बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। तो यहाँ पर हमने 30 अंश रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितना, एच है, एच मीटर है मान लेते हैं, क्योंकि देखिए ये सब दूरी मीटर में दी हुई है तो ये भी मीटर में ही आएगा। मीनार की ऊंचाई मान लिया कि एच है। तो देखिए जो भी माने हैं या जैसे भी चित्र बनाए हैं उसको यहाँ पे पहले सवाल में हम लिख देंगे, डायरेक्ट सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर माना लिखेंगे, माना ए बी एक मीनार है, माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। अब देखिए हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है क्वेश्चन में। तो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए यहां से देखिए ये h है, यही मीनार की ऊंचाई है, और ये वाली भुजा ये 30 मीटर दी हुई है। तो यहां से जैसे देखेंगे तो ये 90 अंश, यहाँ पर ये सीधी रेखा है तो 90 अंश कोण बनाएंगे, 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाती है, और ये जो कोण दिया है थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, फिर जो भुजा ये बची हुई ये क्या हो गई, आधार हो गई। कर्ण तो देखिए सीधा तो सबसे लंबी दिखाई दे रही है ऐसे ही, तो ये कर्ण हो गई, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और एक भुजा ये बच रही है आधार। तो देखिए इसका मान पता है हमको, इसका मान निकालना है। तो ये लंब हो गया और ये आधार। तो लंब और आधार में संबंध देखना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, अभी देखिए बताए थे लंब और आधार किसमें होता है, tan थीटा में होता है या फिर काट थीटा में होता है ना। तो हम tan लगा दें या फिर काट लगा दें, आंसर दोनों से आएगा।
तो यहां पे हम tan थीटा लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज लिखेंगे यहां पे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखिए अब त्रिभुज का नाम कैसे लेंगे, सी ए बी ले लीजिए या फिर बी ए सी ले लीजिए। जैसे समकोण लिख रहे हैं तो समकोण मतलब ए समकोण बन रहा है तो ए को बीच में रखना है। आप इसको और इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, समकोण त्रिभुज सी ए बी में क्या लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार। तो tan थीटा का मान कितना है, 30 अंश है। tan 30 अंश बराबर लंब कितना है, लंब है h। h का कहने का मतलब एक बार इसको लिख लेते हैं, लंब है AB और बटे में आधार कितना है, AC है। तो tan 30 का मान यहां पे रख देंगे। tan 30 का मान त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो याद रख लीजिए। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान कितना है, h है और AC क्या है, 30 है। तो 30 को देखो इधर गुणा कर दे रहे हैं तो 30 बटे में क्या हो जाएगा, √3 बराबर h। तो h बराबर कितना आ गया, इसको सीधा लिख लेते हैं, h बराबर 30 बटे में √3। √3 को नीचे नहीं रखना है तो √3 से ऊपर और नीचे हम गुणा कर देते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा 30√3 और बटे में 3 आ गया। 3 से कैंसिल करेंगे इसको तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आएगा 10√3 मीटर। 3 दाम 30, 10 बार में कट जाएगा। तो h आया क्या है, h जो आया है ये मीनार की ऊंचाई है कि नहीं, h को हमने मीनार की ऊंचाई मानी थी। तो यहीं पर इतना सॉल्व करने से आपको छोड़ नहीं देना है एग्जाम में, नहीं तो पता लगेगा इतने पे छोड़ देंगे तो आपका एक आध दो नंबर कट जाएगा यहाँ। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई अतः मीनार की ऊंचाई कितना है, 10√3 मीटर है। लिख दी। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार देखिए फिर से समझते हैं। सवाल में कहा था कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो हम देखो भूमि पर एक सबसे पहले मीनार बना लिए, ए बी मीनार हो गई जिसकी ऊंचाई h हमने मान लिया, और मीनार का पाद क्या होगा, a होगा और इसका शीर्ष क्या होगा, b होगा, है ना। तो मीनार के पाद a से एक बिंदु भूमि पर क्या है, c मान लिए होगा, C बिंदु है और C की दूरी कितना है, 30 मीटर। जरूरी नहीं कि आप C ही माने, आपकी जो इच्छा होगी वो मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहां पर C हम माने हैं तो C ही आपको मानना है। तो मीनार के पाद से बिंदु C तक की दूरी कितना है, 30 मीटर है और बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, ठीक है। तो ये चित्र हमारा हो गया। यहां पर देखो tan थीटा हमने लगा दिया, समकोण त्रिभुज CAB में tan थीटा लगा तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। अब लंब यहाँ क्या है, AB है और आधार क्या है, AC है। तो लंब AB हो गया और आधार AC हो गया। अब tan थीटा, थीटा की जगह पर कितना है, थीटा मतलब कोण, तो कोण कितना है यहाँ पर, 30 अंश है। तो tan 30 का मान यहाँ पर tan थीटा की जगह पर लिख दिया 30, तो tan 30 का मान 1/√3 हो गया बराबर h बटे 30 हो गया। अब देखो 30 को यहां पर किए हैं और √3 को यहां रहने दिए, बराबर h हो गया। तो h बराबर 30 गुणे में √3 बटे √3 गुणे √3 से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, रूट को नीचे आपको हर में नहीं रखना है। तो फिर देखिए यहाँ पर √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ये 3 बन जाएगा और 3 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 10√3 मीनार की ऊंचाई आ गई, ठीक है। अब अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए है स्क्रीन पर, आपको जब देखिए हम सवाल पढ़ें भैया तो आपको सवाल को ध्यान से देखना है, ठीक है, और समझना है। हाँ तो सवाल देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। इसके साथ मतलब किसके साथ, जमीन के साथ। आंधी आने पर, जैसे देखिए मान लेते हैं ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, आंधी आने से
यहां से ये टूट गया, ये टूटेगा तो भाई टूटेगा तो अगर कोई भी चीज टूटेगी तो जमीन पर गिरेगी। जैसे देखिए आंधी ऊंधी आती है तो अधिकतर आंधी में देखेंगे आप कुछ पेड़ टूट टूट जाते हैं ना, तो जब टूट जाते हैं तो वो जमीन से टच होने लगते हैं। जैसे देखिए ये एक पेड़ था, है ना, जैसे एक पेड़ था, आंधी आई तो पेड़ यहां से ये टूट गया, यहां से टूट गया। अब टूटा तो जमीन पर टच करेगा और जमीन पर टच करने के साथ ये कुछ कोण बनाने लगा, जहां से टूटा हुआ है वहां से कोण बनाएगा कुछ, ठीक है। तो यही सवाल कह रहा है। तो देखिए सवाल को फिर से पढ़ते हैं कि आंधी आने पर पेड़ का शिखर, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। सबसे पहले एक पेड़ बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक पेड़ बना लेते हैं। ये पेड़ हम मान लिए कि यहां से ये बिंदु ए है और ये बी है, ए भी एक पेड़ हो गया, ठीक है। आंधी आने पर मान लेते हैं कि यहां से पेड़ टूट गया और टूटने के बाद जमीन से ये टच करने लगा। यहां जमीन है तो जमीन से ये टच करने लगा, ये जितना ऊपर वाला भाग था ये टूट गया है, ठीक है, टूट गया है और जमीन से टच होने लगा और कोण कितना बनाने लगा, 30 अंश का कोण बनाने लगा, ठीक है, 30 अंश का कोण जमीन के साथ बनाने लगा। अब क्या कह रहा है देखते हैं आगे कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, तो पेड़ का देखिए पाद बिंदु ये होगा, यही होगा ना पेड़ का पाद बिंदु। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो देखो ये शिखर ऊपर वाला था, ये जब टूटा तो यहां से जमीन को छूने लगा, तो ये दूरी जो है पेड़ का शिखर जहां से जमीन को छू रहा है वहां से पेड़ के पाद की दूरी कितना है, 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 8 मीटर दिया है। हमको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगी, पेड़ तो भाई ए से बी तक टोटल है ना, ये मान लेते हैं कहां से टूट गया, सी से टूट गया और डी पर मिलने लगा, है ना। तो पेड़ ए बी टोटल पेड़ था, सी से टूटा और डी पर मिल गया। अब डी पर मिल रहा है तो डी से ए तक की दूरी, ए क्या है, ए पेड़ का पाद है, ये दूरी 8 मीटर है, तो ये दूरी 8 मीटर हो गई और 30 अंश का कोण बना रहा है जहां से ये टूटा हुआ है। हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई टोटल कितना होगी, ए से सी तक और बी से सी तक, ए से सी और सी से बी तक, टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो हम पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। लेकिन एक बात और समझिए आप, यहां से हम बी से सी को निकाल नहीं सकते हैं, तो ए से सी तक की दूरी निकाल लें और सी से डी तक की निकाल लें, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। आप कहेंगे पेड़ की ऊंचाई कैसे मिल जाएगी भाई, क्योंकि पेड़ तो ए से बी तक है, आप जोड़ किसको रहे हैं, ए से सी को और सी से डी को जोड़ रहे हैं। तो हम कहेंगे देखिए भाई आप समझिए सवाल को, यहां से जैसे टूट रहा है, सी से टूट गया कोई पेड़, ये सी से डी, ये सी से टूट गया है, तो टूटने के बाद देखिए जमीन पर आ रहा है, तो देखिए ऊपर वाला जितना ये ऊपर गया था वो टूट के नीचे आ गया है, तो जितनी दूरी ये होगी उतना ही दूरी ये भी तो होगी ना, जितना दूरी ये होगी उतना दूरी ये भी होगी, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो पेड़ की टोटल ऊंचाई मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। तो अब देखिए सवाल को हल करते हैं। यहां से देखिए हम मान लेते हैं, जैसे माने हैं उसको लिखेंगे, माना ए बी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई टोटल ए सी प्लस सी बी है, ए सी प्लस सी बी है, और साथ ही ये भी लिख देंगे कि सी बी जो है ये किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। सी बी सी डी के बराबर होगी कि नहीं, क्योंकि जितना ऊपर ये पेड़ गया हुआ था ये टूट कर नीचे लटक गया, तो यही वाली दूरी जो होगी सी डी होगी, ये बी सी के बराबर होगी, ठीक है। अब सवाल हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे देखिए हमको ये वाली दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, तो यहां से इसको निकालने के लिए यहां देखिए हम इसको थीटा मानेंगे, ये तो 90 अंश का कोण बनेगा, यहां पर सीधी रेखा है यहां से,
तो 90 अंश का कोण बनेगा। अब देखिए ये हो गया हमारा थीटा के सामने, ये थीटा होगा, थीटा के सामने भुजा लंब होगी और ये वाली भुजा आधार। तो लंब और आधार कहां पर लगाएंगे? tan में लगाएंगे। लंब और आधार के लिए tan को पकड़ेंगे या फिर काट को पकड़ेंगे। तो tan थीटा अभी देखिए हमने लगाया था, है ना, फिर से tan लगा देते हैं। tan थीटा यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है? DAC। समकोण को देखो बीच में रखना है, आपकी इच्छा हो तो CAD भी कर दीजिए, CAD ही कर देते हैं। समकोण त्रिभुज CAD में, समकोण त्रिभुज CAD में tan थीटा, tan थीटा बराबर देखो लंब बटे आधार होगा। तो हम लंब बटे आधार अब की बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। लंब क्या होगी? यहां से AC होगी और आधार हमारा AD होगी। तो हम सीधा यहां से लिख देते हैं AC बटे AD। tan थीटा का मान कितना है? 30 अंश है। तो tan 30 अंश हो गया। AC कितना है? AC है हमारा, AC को AC लिख देते हैं क्योंकि AC निकालना है। AC और AD कितना है? AD है 8 मीटर। तो tan 30 का मान कितना होता है भाई? 1/√3। और AC की जगह पर AC ही रख देते हैं और बटे में 8 रख देते हैं। 8 को यहां भेज दे रहे हैं। तो 8/√3 बराबर हो गया AC। तो देखो √3 को नीचे नहीं रखना है, तो AC बराबर हम क्या कर देते हैं? 8/√3 गुणे √3, नीचे √3 से गुणा, ऊपर भी √3 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा AC बराबर 8√3 बटे में 3 हो गया, ठीक है। इतना मीटर, इतना मीटर, क्योंकि ये दूरी देखिए मीटर में, तो ये भी मीटर में ही लिखी जाएगी। अब देखो AC हमने निकाल लिया है, अब निकाल लें CD। तो CD निकालने के दो तरीके हैं। आप चाहे तो देखिए यहां से, अब देखिए ये हमारा आधार है और ये होगा कर्ण और ये तो लंब हो गया। तो आधार और कर्ण में संबंध देखना है। तो देखिए जैसे आप सोचे कि sin थीटा लगा दे, तो sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। cos थीटा लगाएंगे, cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। देखिए cos में आधार आ रहा है ना, और किस में आता है? sec में भी आता है। sec में क्या आता है? कर्ण बटे में आधार। तो आप चाहे sec लगा दें या फिर cos लगा दें। आपको इस तरीके से मान लेते हैं नहीं निकालना है भाई, तो इस तरीके से ना निकालिए, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये वाली भुजा हम निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं? 8√3 बटे में 3, और ये कितना है? 8 है। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय की मदद से भी लगा सकते हैं ना, क्योंकि होता पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, CD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। इन दोनों को मान पता है, इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा मन कह रहा है कि हम इसको लगा दें इस थीटा की मदद से, ठीक है। फिर से लगा देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DAC में, ऐसे लिखते हैं पुनः, क्योंकि देखो दोबारा हम लगा रहे हैं, पुनः समकोण त्रिभुज DAC में। तो क्या लगाएंगे यहां पर? cos थीटा, cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। देखिए हमारी आदत है हम थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं, इसे आ लिख देंगे, ला लिख देंगे, तो आ का मतलब आधार और ला का मतलब लंब, आप समझिएगा, ठीक है। cos थीटा, cos थीटा का मान कितना है? 30 अंश है, यहाँ पे 30 रखेंगे बराबर आधार कितना है? आधार देखिए आधार है AD, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AD, और कर्ण क्या है? CD, तो CD हो गया। आप देखो जैसे इसको नहीं लिखना चाहते हैं, ये आपको समझाने के लिए है, बाकी डायरेक्ट यहां तक हम पहुंच सकते थे, ठीक है ना भाई। तो cos 30 अंश आप सीधा डायरेक्ट इसको लिखिए, cos 30 अंश बराबर AD बटे CD। तो cos 30 का मान कितना होता है? जो sin 60 का होता है। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो cos 30 का भी होता है √3/2, √3/2। AD कितना है? AD देखो यहां पर निकाले थे, नहीं AD लिख दिए हैं यहां पर। हाँ AD का मान पता है, AD यहां पर है ना, AD कितना है? 8 है। और CD कितना है? CD निकालना, CD तो देखो CD को यहां भेज दे रहे हैं और √3 को यहां भेज दे रहे हैं। देखो CD को एक काम करते हैं, CD को इधर भेज दिए, ठीक है।
यहां भेज दिए और रूट 3 को नीचे उतार लेते हैं और 2 को इधर गुणा कर देते हैं, तो 8 गुणे 2 हो गया और बटे में रूट 3 हो गया। सी डी के देखो यहां गुणा कर दिए और 8 को यहां रोके हुए हैं और 2 का इधर गुणा कर दिए और रूट 3 को नीचे उतार दिए। ठीक है, तो सी डी बराबर हो गया हमारा 8 दूनी 16 और बटे में रूट 3, 16 रूट 3 हो गया। रूट 3 को नीचे नहीं रखना है, तो रूट 3 को नीचे नहीं रखना है तो क्या करेंगे, रूट 3 से ऊपर और नीचे हम गुणा कर देंगे। तो सी डी का मान कितना आ जाएगा भाई, सी डी आ गया हमारा। अब इसके बाद देखिए यहां पर आपको देखना है, सी डी बराबर आ गया 16 रूट 3 और बटे में 3, इतना मीटर। सी डी का मान आ गया, सी डी का मान आ गया और AC का मान भी हम यहां पर देखिए निकाल चुके हैं। तो AC और CD को टोटल जोड़ देंगे तो इसकी ऊंचाई नहीं मिल जाएगी। तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितना होगी, AC प्लस CB यहां लिखे हुए हैं, AC प्लस CB लिखे हुए हैं ना। तो AC का मान कितना है, AC कितना है, AC यहां निकाले थे, यहां गया 8 रूट 3, 8 रूट 3 और बटे में 3 और प्लस CB कितना है, CB ये देखो CB, CB तो नहीं निकाले लेकिन CB के बराबर क्या है, CD है। तो CD का मान यहां पर निकाले हुए कहां गया, ये है 16 रूट 3 और बटे में 3। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे देखो 16 रूट 3 है, 8 रूट 3 है और ये 16 रूट 3 है। तो 16 और 8 मिलकर जैसे देखिए 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर कितना होता है, 16x स्क्वायर, है ना। उसी तरह देखिए यहां पर 8 रूट 3 है और 16 रूट 3 है, तो क्या हो जाएगा 8 और 6 ये 24 रूट 3 हो गया टोटल। और देखो 3 को लिख लेंगे क्योंकि हर बराबर है, 3 एक बार लिख लिए, इन दोनों को जोड़ लिए, तो 3 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 3 8 24, 8 बार में कट जाएगा तो 8 रूट 3 मीटर। ये 8 रूट 3 मीटर क्या आई हुई है, पेड़ की ऊंचाई। ये हो गया हमारा आंसर, पेड़ की ऊंचाई 8 रूट 3 मीटर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे की क्लास अब अगले वीडियो में बताई जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट पार्ट जब डालेंगे तब इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए इसके 2 से 3 वीडियो आपको दिए जाएंगे, केवल यही नहीं समझिएगा कि इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। ये केवल 2 क्वेश्चन जो बताए गए आपको बेसिक क्वेश्चन, अभी अच्छे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। जय हिंद।